नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हमने एक कारवां शुरू किया था जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे नगर पालिका एक्ट को, है ना, जिसकी हम पहले 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है जिसके अंदर हम सबसे पहले वही एक अपना रूटीन के अपन रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, है ना। हर क्लास का एक मॉड्यूल यही रहेगा कि आपको शुरुआत के 5 से 10 मिनट आपको प्रीवियस जो भी क्लासेस हो चुकी है, जो भी धाराएं हो चुकी है, उनका थोड़ा शॉर्ट में करके रिवीजन कराया जाए, है ना। ताकि बार बार आप इन धाराओं को पढ़ोगे, बार बार डेली इन धाराओं को पढ़ोगे, सुनोगे, है ना। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद होने लग जाएगी अपने आप। बार बार सुनने से, बार बार दोहराने से भी चीजें क्या होने लग जाती है याद होने लग जाती है। तो अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जो कि कब से लागू हुआ था? 11 सितंबर 2009 से, आप सभी लोगों को पता है। इसके अंदर अध्याय कितने हैं? 17 अध्याय है और 344 क्या है इसके अंदर कुल धाराएं हैं। हमें ये धाराएं पढ़नी, इनमें से कुछ एक अपने सिलेबस के अंदर है, कुछ एक अपने सिलेबस में नहीं है ना। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम पूरा पूरा बता देंगे कि आपको कौन कौन सी धाराएं पढ़ाएंगे, वरना आप शुरुआत में इसको पढ़ना ही शुरू कर लो, क्योंकि ज्यादा आपके सामने सिलेबस बड़ा सारा पड़ा रहेगा तो आपको लगेगा कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे नहीं होगा ना, ऐसी नेगेटिव थॉट्स आएगी। इसी वजह से मैंने पहले आप लोगों को ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की। आपको सिंपल सिंपल जैसे जैसे क्लासेस जाती रहेंगी आप लोगों को अपने आप चीजें समझ में आती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं ना, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम क्या था? प्रारंभिक में मैंने आपको बताया था कि धारा 1 है और एक धारा 2 है। धारा 1 के अंदर किसी भी एक्ट की अगर अपन धारा पढ़ेंगे तो उसका धारा 1 सिंपल सी वही होती है, सबकी सेम होती है कि ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट नेम क्या है इसका, या लघु शीर्षक क्या है इसका। दूसरे नंबर पे इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये लागू कब से होगी या शुरू कब से होगी। तो शीर्षक हमें पता ही है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। विस्तार इसका छावनी क्षेत्र को छोड़ करके, छावनी बोर्ड को छोड़ करके बाकी पूरे राजस्थान के अंदर नगर पालिकाओं की स्थापना की जा सकती है। प्रारंभ कब हो रही है? तो प्रारंभ हो रही है 11 सितंबर 2009 से। उसके बाद में धारा 2 जिसके अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था परिभाषाएं। हालांकि परिभाषाएं मैंने आपको नहीं करवाई, रीजन ये है कि एक तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोर्स नहीं हटा दिया गया है। नंबर 2 बात, जो भी परिभाषाएं आएगी हम उनको जिस धारा के अंदर आएगी हम उसी धारा में उनको पढ़ लेंगे, है ना। अभी अपन न तो ये अपने सिलेबस में, फिर अपन 50-60 अगर परिभाषाएं शुरुआत में पढ़ने लगे तो अपना वैसे ही सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो सिलेबस पढ़ रहे हैं जो अपने सिलेबस वो चीजें अपन पढ़ लेंगे जो अपने सिलेबस के अंदर है ही नहीं। तो अपने कोशिश ये करनी है कि जिस जिस पॉइंट पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी आपको वहीं पे ही पढ़ाई जाएगी। तो ये धारा 1 और धारा 2 कंप्लीट होती है। उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अध्याय 2, है ना। मैंने बताया था अध्याय 1 हो चुका है, अब अध्याय 2 के बारे में बात है। अध्याय 2 में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन व शासन। कुल मिला के इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि नगर पालिकाएं क्या होती है, नगर पालिकाओं का गठन किस हिसाब से होता है, नगर पालिकाओं की स्थापना कहाँ कहाँ हो सकती है, नगर पालिकाएं कितने प्रकार की होती है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है, नगर पालिका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनके शासन करने का तरीका कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। मोटा मोटा तौर पे इनके बारे में जो व्यू है सारा का सारा अपन पढ़ेंगे, है ना। ये कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से तक है? आर्टिकल 3 से लेकर के आर्टिकल 50 तक। कहां तक है? आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 50 तक है। आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 50 तक है। तो सबसे सॉरी आर्टिकल धारा 3 के बारे में अगर अपन बात करें तो धारा 3 में है परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन, है ना। परिसीमन के अंदर हमने देखा था नगर पालिकाओं का सृजन किस हिसाब से हो सकता है कि राजस्थान के जो सरकार है वो क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी और किसी भी एक गांव को क्या बना सकती है, नगर पालिका में घोषित कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? समापन, किसी भी नगर पालिका से उसका दर्जा छीना जा सकता है, उसको वापस से गांव की श्रेणी में भेजा जा सकता है। विस्तार, किसी भी एक नगर पालिका के अंदर किसी दूसरे गांव को उसके अंदर डाला जा सकता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र को डाला जा सकता है, किसी दूसरी नगर पालिका को डाला जा सकता है, जिससे उसका विस्तार क्या हो जाए, उसका क्या हो जाए, एरिया बड़ा हो जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा। या फिर लघुकरण, किसी भी नगर पालिका में से किसी एक एरिया को हटाया जा सकता है, उसको 2 भागों में बांट के नई 2 नगर पालिकाएं बनाई जा सकती है, 2 छोटी नगर पालिकाओं को मिलकर एक बड़ी नगर पालिका बनाया जा सकता है। ये सब अपने डिटेल में दूसरी क्लास के अंदर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था सीमा चिन्ह। जैसे ही कोई नगर पालिका का गठन होगा, जैसे ही कोई नगर पालिका बनाई जाएगी तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो नगर पालिका है वो अपने खुद के खर्चे पर, है ना, नगर पालिका
स्वयं के खर्चे पर कलेक्टर की अनुमति से सीमा चिन्ह लगाएगी, है ना, एक बोर्ड लगाएगी जिसपे लिखा होगा कि XYZ नगर पालिका में आपका हार्दिक स्वागत है ना। इस प्रकार से आपने कई बोर्ड देखे होंगे जैसे ही आप कहीं जाते आते हो, है ना, गाड़ियों पे देखा होगा। क्षेत्रों का स्थानांतरण, क्षेत्रों का स्थानांतरण आप शॉर्ट अगर समझना चाहे तो अपन ये देख सकते हैं कि जो भी दायित्व होते हैं, है ना, जैसे मान लो कोई नगर पालिका है, उसके कोई लायबिलिटीज है, उसके कोई एसेट्स हैं, उनका स्थानांतरण किस प्रकार से हो सकता है। स्थानांतरण जैसे कि अगर कोई नगर पालिका है, उसका समापन कर दिया, हमने उसको खत्म कर दिया, तो उसकी लायबिलिटीज या उसके जो दायित्व है अब उनको कौन पूरा करेगा, यानी किसी की देनदारी है, किसी का पैसा देना है, अब उसको कौन पूरा करेगा, तो उसको पूरा करेगी राज्य सरकार। समझ आई बात। अगर कोई नगर पालिका है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के अलग कर दिया गया है, तो छोटा टुकड़ा जो अलग किया गया या किसी और नगर पालिका में डाला गया है, तो आनुपातिक प्रणाली से, है ना, उसके अनुपात में जितना हिस्सा उसके पाती में आएगा उसका वो नगर पालिका भरेगी। समझा यहाँ तक चीजें आपने काफी डिटेल में पढ़ा था, इनको ये बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। उसके नगर पालिकाओं में ग्राम क्षेत्रों का स्थानांतरण, इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर किसी गांव को नगर पालिका में ट्रांसफर किया जा रहा है ना, कोई गांव है उसको नगर पालिका में अब ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके जो भी सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे या फिर वार्ड होंगे, उनको हम किस नाम से जानेंगे, अतिरिक्त सदस्य के रूप में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे, अतिरिक्त सदस्य के रूप में जानेंगे। इसके साथ साथ ही हमने देखा था कि जो भी नगर पालिका है वो अब टैक्स लगा सकेगी, यानी कि पहले वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर था, अब वो किसके अंदर आ गया, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। तो वो क्या कर सकता है, एक टैक्स लगा सकते हैं, है ना, हाउस टैक्स हो गया, है ना, जितने भी सुविधाएं दी जा रही है उनके नाम पे क्या लगा सकते हैं, वो एक टैक्स लगा सकते हैं। तो धारा 3 परिसीमन में हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं धारा 4। धारा 4 के अंदर क्या है, नगर पालिका बोर्ड को नियमों में छूट। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में ही कि अगर कोई कानून है, कोई उपबंध है जो कि एक नगर पालिका बोर्ड के लिए सुटेबल नहीं है, एक नगर पालिका, जैसे मैंने बताया 3 प्रकार की नगर पालिका होता है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। अगर कोई ऐसा कानून है जो नगर पालिका बोर्ड के लिए तो सही नहीं है इस टाइम पे, है ना, क्योंकि छोटी होती है, अभी नई नई गांव से क्या बनी है, अपने नगर पालिका बनी है, तो उस उपबंध के लिए छूट दी जा सकती है राज्य सरकार द्वारा। यानी कि राज्य सरकार अगर चाहे, राज्य सरकार के पास अगर XYZ कोई भी एक नगर पालिका है, वो जाती है और बताती है कि साहब ये नियम है, ये अभी हमारे कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो आप क्या करो, हमें इनमें छूट दे दो। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो उनको क्या कर सकते हैं, कुछ नियमों में छूट दे सकती है। ये बात कौन सी धारा में लिखी हुई है, धारा 4 के अंदर लिखी हुई है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, एक ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी धाराएं अपन याद कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है इस धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है ना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि इस धारा का मतलब क्या है ना। एक बार ये पता लग गया इस धारा के अंदर क्या है, फिर अपन इनकी धारा को याद करना अपन आराम से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे ना। 15-15, 20-20 के टुकड़े से अपन क्या करेंगे कि ट्रिक बना लेंगे, उनको याद करें जितनी अपने को याद करनी है। समझ में आ गई बात। देखिए उसके बाद आती है धारा 5। धारा 5 में क्या है, नगर पालिका की स्थापना। नगर पालिका की स्थापना यानी कि नगर पालिका को कैसे स्थापित किया जाता है। तो मैंने बताया था जो गांव होते हैं, गांवों को क्या बनाया जाता है, नगर पालिका बनाया जाता है। जो बड़े गांव होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, नगर पालिका। जो छोटे शहर होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, नगर परिषद। जो बड़े शहर होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, नगर निगम बनाया जाता है ना। जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं उनको तो क्या बनाया जाता है, नगर पालिका बोर्ड। नगर परिषद किसको बनाया जाएगा, छोटे शहरों को। बड़े शहरों में क्या बनाई जाती है, नगर निगम बनाई जाती है। ये हम कल की क्लास में देख चुके थे। इसके साथ साथ हमने देखा था निगमित निकाय होता है। ये क्या होती है, निगमित निकाय होता है, स्वशासी एक निकाय होता है ये, यानी कि अपने फैसले खुद लेता है। और एक पंजीकृत संस्था होती है, इसका पंजीकरण होता है, ठीक है। उसके अंदर नामकरण, अगर हमने कोई भी एक नगर पालिका बनाई है तो उसका नाम किसके नाम पे होगा, है ना। तो सिंपल सा फंडा रखा गया कि जो अभी गांव है उसी के नाम से उसका क्या रख दिया जाएगा, नगर पालिका का नाम रख दिया जाएगा। अगर कोई शहर है तो उसी के नाम से उसका नगर परिषद का नाम हो जाएगा। अगर कोई बड़ा शहर है तो उसी के हिसाब से ही नगर निगम या नगर परिषद जो भी बनेगी उसके नाम से ही बन जाएगा। तो नामकरण का सिंपल है। शाश्वत उत्तराधिकार या फिर उम्र विहीन संस्था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी की भी डेथ हो जाती है या सबकी डेथ हो जाती है तो ये संस्था कभी खत्म नहीं होगी। इसकी जगह इसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी और आ जाएगा,
है ना। तो ये संस्था कभी भी खत्म नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, शाश्वत उत्तराधिकार की संस्था या फिर उम्र विहीन संस्था है। हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो उसका दर्जा छीन के उसको समाप्त कर सकती है, लेकिन अपने मर्जी से खत्म नहीं होने वाली है। सारा मुद्रा या फिर मोहर, मोहर के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से एक शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती संस्था, तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से तो नहीं चल सकती, इसलिए इसका एक खुद का वजूद होता है। उसके खुद के वजूद को हम एक मोहर के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, मोहर के रूप में। जहां कहीं भी वो मोहर लग गई, इसका मतलब ये हो गया कि नगर पालिका की क्या है, इसके अंदर सहमति है। और एक वो बात और, जितनी बार ये मोहर लगाई जाएगी उतनी बार उसका लिखित ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमने इस टॉपिक पे या इस जगह पर या फिर इस एग्रीमेंट पे हमने ये मोहर लगाई है, और उस समय कितने गवाह थे, है ना, कितने लोग उपस्थित थे, उसका भी ब्यौरा उसके अंदर दिया जाएगा। एक लिखित उनका डेटा तैयार किया जाएगा। ये डेटा क्यों तैयार किया जाता है, ताकि नगर पालिका की जो भी ये मोहर है इसका दुरुपयोग ना हो सके। समझ में आई बात ये थी, है ना। अब देखते हैं अपन आगे, मुकदमे की शक्ति। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, सारा मुद्रा एक खुद एक एंटिटी के रूप में काम करती है ना। इसकी खुद की एक वजूद होता है, तो खुद का वजूद होता है, इसका मतलब अगर इसको परेशानी है किसी व्यक्ति से, तो ये खुद क्या कर सकती है, केस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मेरे को नगर पालिका में जाकर के मैंने कोई खंबे तोड़ दिए 3 4 5 10, है ना, उसके बाद मैं इसका भुगतान भी नहीं कर रहा हूं, तो नगर पालिका की तरफ से मेरे ऊपर केस किया जा सकता है। लेकिन वो नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं करेगा मेरे ऊपर केस, वो किसके नाम से होगा, नगर पालिका बोर्ड के नाम से ही होगा, है ना। वैसे ही अगर मान लो कोई नगर पालिका की वजह से मेरे घर को नुकसान पहुंच रहा है या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं भी केस कर सकता हूं। मैं किसी अध्यक्ष पे, सदस्यों पे केस नहीं करूंगा, मैं भी उस नगर पालिका के नाम से ही केस करूंगा कि XYZ ये नगर पालिका है, इस पे मैं केस कर रहा हूं, इसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ है, मेरी क्षतिपूर्ति की जाए। समझ आ रही है चीजें, है ना। तो क्या हो जाएगा, मुकदमे की शक्ति। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र में नगर पालिकाओं की मनाही, है ना। अगर राज्य सरकार किसी एक एरिया का डेवलपमेंट अगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में करना चाहती है, उसको एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है, तो वो राज्य सरकार से कह करके उस एरिया को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकती है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोई भी नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका निगम या नगर पालिका परिषद नहीं बनाई जाती है। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, जो ये मैंने बताया था नगर पालिका बोर्ड को नियमों में छूट, ये केवल और केवल किसको छूट दी जाती है, नगर पालिका बोर्ड को दी जाती है। नगर परिषद या नगर निगम को छूट नहीं दी जाती है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र में नगर पालिकाओं की मनाही है। विकास प्राधिकरण, अगर राज्य सरकार चाहे तो नगर निगम, नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद के अलावा एक और चीज की स्थापना कर सकती है, उसका नाम क्या है, विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण का मतलब ये होता है कि वो एरिया जो कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या फिर पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक विकास प्राधिकरण की ओर घोषणा कर सकते हैं। और राज्य सरकार चाहे तो किसी नगर पालिका बोर्ड को उसके अंदर भी शामिल कर सकती है, या इनको दो अलग अलग रूप में भी इनको रख सकती है। जैसे जयपुर का है ना, तो जयपुर के अंदर क्या है, JDA है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। उस प्रकार से जयपुर नगर निगम है तो वो अलग से काम करती है, JDA अलग से काम करती है। अगर इनको साथ में मर्ज कर दिया जाए या थोड़े थोड़े अधिकार इनके शिफ्ट कर दिए जाए, तो वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। समझ में यहाँ पे मोटा मोटा तरीके है। धारा 5 के बारे में आगे देखते हैं अपन। उसके बाद आता है धारा 6, नगर पालिका की संरचना, है ना। नगर पालिका की संरचना में हम ये देखेंगे कि नगर पालिका को चलाने के लिए 2 मंडल की आवश्यकता होती है, 2 एंटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। 2 कौन कौन होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो कानून बनाएंगे, और एक क्या होते हैं, वो लोग जो कानून को लागू करवाएंगे, है ना। जैसे अपन सिंपल भाषा में समझते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, है ना। विधायिका के अंदर क्या होता है, कानून बनता है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है। जैसे अपन नेता लोगों को देखते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, अपने लिए कोई कानून बनाते हैं कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, उसको लागू कौन कराता है, नेताजी थोड़ा ना आते हैं कि रुको 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 आप अपना हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा। उसको लागू कौन करवाएंगे, पुलिस वाले, है ना, सरकारी कर्मचारी उसको लागू करवाएंगे। वैसे ही क्या है, नगर पालिका के अंदर भी क्या होता है, 2 धड़े होते हैं। एक वो होता है जो क्या करता है, कानून को बनाता है, नगर पालिकाओं से संबंधित कानून को बनाएगा, और एक वो धड़ा होगा जो कि क्या करेगा, इसको लागू करवाएगा। तो लागू करवाने वाले कौन होते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, है ना। ईओ की होगी, अधिशासी अधिकारी हो गए, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, उनकी आगे हायरार्की होती है, तो अपने हिसाब से काम करवाते हैं।
उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हमें इनके बारे में पढ़ना है जो कानून बनाएंगे नगर पालिका के लिए बेसिकली। तो वो कौन कौन से होते हैं? उनमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत और एक कौन सा होता है? पदेन सदस्य होते हैं। तो जो निर्वाचित होते हैं हम उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनका प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये हम कल की क्लास में देख चुके थे। उसके बाद मनोनीत होते हैं। मनोनीत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर क्या होता है? 3 सदस्य या फिर 10% जो भी कम हो। क्या चीज हो जाएगा इसके अंदर? 3 सदस्य या फिर 10% टोटल सीट का जो भी कम हो, जो भी कम हो। हालांकि अभी इसको चेंज कर दिया गया है। अभी कितना कर दिया गया है? 4 सदस्य होंगे नगर पालिका के अंदर। नगर पालिका में कितने होंगे? 4। नगर परिषद में कितने होंगे? 5। और 6 सदस्य किसके अंदर होंगे? नगर निगम में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अभी संशोधन हुआ है तो बताने के लिए जो उस रूल के अंदर लिखा था वो यहाँ पे लिख दिए। वो जो संशोधन है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि क्या संशोधन हुआ है। 4, 5 और 6 लास्ट क्लास में आपको बताया था। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लेना, है ना। धारा 6 नगर पालिकाओं की संरचना निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वहां का एमएलए, है ना, एमएलए, जो एमएलए है और एक एमपी, एमपी उस लोकसभा क्षेत्र का ना, लोकसभा का एमपी, ये क्या होते हैं? इनके पदेन सदस्य होते हैं। एमएलए किस किस का होता है? ये नगर पालिका बोर्ड का होता है, नगर पालिका बोर्ड का, निगम का, परिषद का, तीनों का होता है ना। अच्छा, और जो लोकसभा का एमपी होता है वो केवल और केवल नगर निगम का या नगर परिषद का और नगर निगम का, 2 का ही होता है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एमएलए तीनों का होता है और ये जो एमपी होता है वो क्या होता है? सिर्फ 2 का ही होता है, नगर परिषद का या फिर नगर निगम का होता है ना। यहाँ तक की चीजें देख चुके हैं अपन, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं अपन। नगर पालिका में आरक्षण। नगर पालिका में क्या की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? सीटों का क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहली बात तो नगर पालिका के अंदर सबसे पहले डिसाइड की जाएगी जनसंख्या के आधार पर सीटें। क्या की जाएगी? जनसंख्या के आधार पर सीटें डिसाइड की जाएगी, इतनी सीटें होगी। फिर जितने सीटें डिसाइड होगी उन्हीं को क्या किया जाएगा? एक प्रारूप बना करके हम क्या करेंगे? उसके वार्ड डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या, है ना, कि जनसंख्या कितनी है। मान लीजिए जनसंख्या वहां की 1,30,000। कितनी है? 1,30,000। तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक 10,000 जनसंख्या पे एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, क्योंकि मिनिमम कितनी रख सकते हैं? मिनिमम हम रख सकते हैं 13 सदस्य कम से कम होने चाहिए नगर पालिका के अंदर। कितने सदस्य होने चाहिए? मिनिमम 13 होने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? 10,000 पे एक सदस्य चुन लिया, तो 1,30,000 कितने पे हो जाए? 13 पे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 10,000 जो जनसंख्या है वहां तक हम क्या करेंगे? एक वार्ड घोषित कर देंगे। मान लेते हैं ये एक क्या है? शहर है ना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप किसी शहर में या किसी गांव में रह रहे हो, वार्डों का डिसाइड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आधी गली तक क्या होता है? वार्ड नंबर 12 लग रहा होता है। आधी गली के बाद क्या लग रहा है? वार्ड नंबर 13 लग रहा होता है ना। कहीं होता है एक सेम गली के अंदर क्या होता है? ये चीजें डिफरेंट हो जाती है। इधर वार्ड नंबर 13 लग रहा है, इधर वार्ड नंबर 14 लग रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया होता है कि जनसंख्या के आधार पर कि इतनी जनसंख्या यहां तक हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? वार्ड नंबर 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? वार्ड नंबर 13 हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एक पूरी गली वार्ड नंबर 6 में है, एक पूरी गली नंबर 7 में है ना। ऐसा फिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पे है? जनसंख्या के आधार पे। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जनसंख्या देखी जाती है। जनसंख्या के अंदर हम देखते हैं कि उनको कितने डिवाइड किया जा सकता है। 13 वार्ड बनाए या ज्यादा वार्ड बनाए उन पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए? 13 वार्ड होने आवश्यक है ना। 13 वार्ड का मतलब क्या? एक वार्ड से एक सदस्य आएगा तो सीटें कितनी हो जाएगी? टोटल 13 हो जाएगी। हो सकता है बाद में कालांतर में ज्यादा कर दिए या कोई बड़ा काम है उसको हमने चेंज किया है, हो सकता है हम 40 सीटें भी कर दें, है ना। हो सकता है 50 सीटें भी कर दें। तो वो सीटें किस पे आधारित होगी? जनसंख्या पर आधारित होगी। किस पे आधारित होगी? जनसंख्या पर। सीटों का निर्धारण किस पे होगा? सीटों का निर्धारण जनसंख्या पर होता है। किस पे होता है? जनसंख्या पर। ठीक है।
पहले सीटों का निर्धारण होता है, उसके बाद हम वार्डों की संख्या देखते हैं। और मिनिमम या न्यूनतम, है ना, न्यूनतम न्यूनतम हम कितनी सीटें, कितने वार्ड रख सकते हैं? 13 रखने हैं। कितने रखने हैं? 13 रखने ही रखने हैं। तो आप ध्यान रखना, आप कभी देखोगे नगर पालिका के अंदर 13 वार्ड से कभी कम कोई वार्ड मिलेगा नहीं। ऐसे नहीं इस नगर पालिका में केवल 9 ही वार्ड है, कभी नहीं होगा। कम से कम कितने वार्ड होंगे? 13 वार्ड होंगे, तभी क्या होगी, नगर पालिका को घोषित किया जा सकता है ना। मैक्सिमम कितने मर्जी हो सकते हैं, वो बाद में अलग अलग आंकड़े अपने हिसाब से चलते रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नगर पालिका में आरक्षण। तो आरक्षण सबसे पहले देख लेते हैं एससी एसटी का। एससी एसटी का आरक्षण, तो भाई एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। कैसे दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। मान लो कोई जगह जहां पे 20% क्या है, एससी एसटी के लोग हैं, तो उन सीटों के आधार पे 20% सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी जाएगी? एससी एसटी के लिए। समझाएगी बात है? कितनी हो जाएगी? 20 सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएगी? एससी एसटी के लिए। तो ये किसके आधार पर है? एससी एसटी को आरक्षण किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी को आरक्षण है। किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। उसके बाद अपन बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए एक रूल निकाला जाता है कि 50%, 50% में से हमें माइनस करना है एससी एसटी की सीटें। एससी एसटी की सीट जो बच गई वो हम क्या करेंगे? एससी एसटी की सीट, अब जितनी आ गया उसको हम क्या करेंगे? आरक्षित कर देंगे। किसके लिए? ओबीसी के लिए। अब आप इसको एक छोटी चीज में समझो ना। देखो, मान लो सीटें हैं 30 सीटें हैं टोटल। कितनी सीटें हैं? एससी एसटी को सीटें हैं टोटल 30। ठीक है, टोटल सीटें हैं, कुल मिला के सीटें उस नगर पालिका में 100 है। नगर पालिका का जो एससी एसटी है उनके आरक्षण कितना है? 30% जनसंख्या निवास करती है। तो हमने कह दिया 30 सीटें तो किसके लिए होगी? एससी एसटी के लिए। तो ओबीसी के लिए कितनी सीटें? तो ओबीसी के लिए क्या होगी? 50%, मतलब 100 का 50% कितना गया? 50 हो गया। फिर हमने देखा एससी और एसटी की सीट, एससी एसटी की सीट कितनी? 30 है। ये तो 50 में 30 गए 20। तो अब 20 सीटें किसके लिए होगी? ओबीसी के लिए होगी। ध्यान रखना इस बात का। अगर मान लो 30 की जगह क्या है? 40 है, तो हमने 40 कर दिया। तो 50 में 40 किया 10, तो 10 सीट किसके लिए होगी? ओबीसी के लिए होगी। ये आप ध्यान रखना। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या ज्यादा है। मान लो टोटल अपने यहाँ पे जनसंख्या है, मान लो 1 लाख की जनसंख्या। कितनी है? 1 लाख जनसंख्या है। उसमें से मान लो 60,000 लोग, कितने? 60,000 लोग क्या है? एससी एसटी के हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया मान लो 100 टोटल सीटें हैं, उसमें से हमने देख लिया कि 60 तो किसके लिए होगी है? सिंपल अपने एससी एसटी के लिए। तो हमने रूल अगर निकाला कि ओबीसी के लिए कितना आरक्षण होगा, तो 50% माइनस एससी एसटी की सीट। एससी एसटी की सीट कितनी है? 60। तो 50 में से 60 गए, ये तो माइनस में चला गया। तो इसका मतलब क्या हम ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं देंगे? तो ध्यान रखना, न्यूनतम कम से कम हमें 1 सीट तो देनी पड़ेगी ओबीसी को, है ना। समझ गए ना कि अगर मान लो 50% से ज्यादा एससी एसटी की सीटें हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम कम से कम 1 सीट तो देंगे। समझाई बात? अच्छा, एक बात और। अच्छा, अगर मान लेते हैं टोटल सीट आरक्षण है इनको 10 का ही, 10 सीट का क्या है इनको? आरक्षण है। 10 सीट्स में हम क्या करें? जैसे 50 सीटों में से माइनस किया 10, अब कितनी बची टोटल? 40 सीट। तो ये भी ध्यान रखना, ओबीसी को 21 से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 21 सीटों से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एससी एसटी के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल सा, जितनी जनसंख्या है उनके अनुपात में हम क्या दे देंगे? उनको सीटें दे देंगे। वहीं अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए कितने? तो 50% में से जितना एससी एसटी का वो निकाल दो, है ना, उतनी सीटें हम दे देंगे। किसको? ओबीसी को। ये 1 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि सीटें एक भी नहीं बच रही है, तो हम क्या कम से कम 1 तो सीट देंगे। और अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आती है कि 40 सीटें बच रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 21 सीटें ही देंगे उनको। तो अधिकतम कितनी दे सकते हैं? 21। न्यूनतम कितनी देनी है? 1। बाकी रेशियो क्या रहेगा? 50% माइनस एससी एसटी की सीट्स। समझाएगी चीजें? ठीक है, आगे देखते हैं अपन। एससी एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया। अब आगे क्या देखते हैं? महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण सिंपल सा कहा गया है कि जितनी भी कैटेगरी है, अगर मान लो
पुरुष SC ST के अंदर तो SC ST की 50% सीट है वो किसको दी जाएगी? महिलाओं को। ओबीसी की जो 50% सीट है वो किसको दी जाएगी? महिलाओं को। जनरल की जो सीट है वो किसको 50% किसको दी जाएगी? महिलाओं को। ऑन एन एवरेज आपको ये ध्यान रखना है 50% क्या है? महिलाओं का आरक्षण है हर कैटेगरी के अंदर। समझाएगी बातें? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए आगे देखते हैं अब अपन। ये है इनका आरक्षण। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, एक आरक्षण वाली चीज में एक लाइन और लिखी हुई है कि यदि अगर फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर 344 अनुच्छेद, 334 नंबर अनुच्छेद है ना, 334 344 अनुच्छेद, आर्टिकल 344 कौन सा? 334 सॉरी, आर्टिकल 334 संविधान का अगर खत्म हो जाता है तो ये आरक्षण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर संविधान का आर्टिकल 334 समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये प्रावधान भी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। समझाइए बात, इसका कहने का मतलब क्या है? आप समझ गए जब तक कि आर्टिकल 334 में क्या है? आर्टिकल 334 के अंदर बेसिकली आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आरक्षण शुरुआत में 70 सालों के लिए लिया गया था और 70 सालों बाद उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। कहते हैं जिस दिन अगर आरक्षण अपने संविधान में से खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है नगर पालिकाओं में से भी खत्म हो जाएगा। समझाएगी बात? तो हमने नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था देख ली कि सीटों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। न्यूनतम सीटें कितनी होगी? 13 होगी। SC ST को कितनी होगी? जनसंख्या के आधार पर। ओबीसी को कितनी होगी? 50% माइनस SC ST की सीट। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है? सभी सीटों के अंदर मिनिमम 50%, सभी कैटेगरी के अंदर। समझाइए बातें इतनी, है ना? चलो अगला देखते हैं अपन आगे क्या चीज है। धारा 7 पदावधि। धारा 7 कहती है कि जो भी नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन जो भी होगा, सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल, उनकी पदावधि, उनका टेन्योर कितना होगा। तो हम देखते हैं जिस दिन प्रथम बैठक होगी, क्या होगी? जिस दिन प्रथम बैठक होगी वहां से लेकर के, प्रथम बैठक से लेकर के अगले 5 वर्ष तक सामान्यतः, ये मैंने सामान्यतः क्यों लिखा है? रीजन ये है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक तो चलता है सबका कार्यकाल, लेकिन अगर इसके बीच में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाता है या फिर नगर पालिका को भंग कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उनका कार्यकाल कम भी हो सकता है। समझाइए इतनी बातें? क्या क्या हो सकता है कि अगर प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का तो कार्यकाल निश्चित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इसको भंग कर दिया गया या इसको खत्म कर दिया गया, इसको विघटित कर दिया गया तो इसका कार्यकाल पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो धारा नंबर 7 क्या किसके बारे में बताती है? टेन्योर के बारे में या फिर पदावधि के बारे में हमें जानकारी देती है। समझ आई इतनी बातें? चलिए अब आगे देखते हैं अपन। यानी कि अभी आपको ना इस चीज पे फोकस नहीं करना कि धारा 7 में क्या लिखा हुआ है, धारा 8 में क्या लिखा है, धारा 3 में क्या लिखा है। अभी आपको इतना फोकस करना है कि पदावधि है वो कितनी है, आरक्षण है वो कितना है। अगर हम देखते हैं इनका गठन किस हिसाब से होगा तो वो कैसे होगा, मुद्रा का कैसे प्रयोग होगा वो कैसे होगा, इनको गठन होगा किस हिसाब से वो किस हिसाब से होगा, है ना। वार्ड कितने होंगे वो अपने ध्यान रखना है। कौन से धारा के अंदर कौन सी बातें लिखी हुई ये अभी आपको याद नहीं करना। याद हो जाए वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। नहीं याद हो तो पहले सबसे पहले चीजें याद कर लो। एक चीज तो खत्म करें, सारा एक साथ खत्म करने की बजाय अपन क्या करते हैं, छोटा छोटा एक बार याद कर लेते हैं, है ना। आमतौर पे गलती यही करते हैं बच्चे, वो क्या करेंगे सारी चीजों को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। भाई आप एक बार के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं अच्छा याद करने के तरीके में, मान लो आप कहीं जगह जाना है, जैसे बीकानेर से जयपुर जाना है। अब आप पहली बार ट्रेन पे बीकानेर से जयपुर जा रहे हो, आपको रास्ते का अंदाजा नहीं है कितना दूर जाना है उसके अंदर, तो आप बैठे बैठे पूछते रहोगे अरे भाई साहब कितनी देर में जयपुर आएगा, जयपुर आने वाला है क्या, स्टेशन कितनी देर में आएगा, या कितना टाइम हो लग जाएगा, आधा घंटे बाद आएगा। तो आप फिर भी चौकस बैठे रहोगे कि यार कहीं निकल ना जाए मेरा स्टेशन, निकल ना जाए मेरा स्टेशन, है ना। आप चौकस रहोगे पूरे रास्ते, सो भी नहीं पाओगे ढंग से। वहीं अगर आप डेली उस रूटीन पे जा रहे हो, डेली उस रूट पे जा रहे हो, तो आपको पता है कि अभी 5:10 है, आराम से सोता रहता हूँ, 5:15 पहुंचेगी वहां पे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, रूटीन कैसे सेट हो जाता है, आपको पता कैसे लग जाता है हर एक चीज का, क्योंकि आप वहां पे बहुत बार जा चुके हो, है ना। तो अगर आप पहली बार में आप पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे उसको पूरा। इसलिए एक बार जाने दो आराम से, एक बार जयपुर का रूट लगने दो, दूसरा लगने दो, तीसरा लगने दो, चौथी बार लगने दो। आप जाते हो रास्ते के नाम थोड़ा ना याद करते जाओगे,
है ना। जैसे आप क्लास में आते हो, क्लास में बैठे 50 बच्चे बैठे, आपने छठी 7वीं 8वीं के बच्चे जितने भी आपके साथ पढ़े होंगे 12th के अंदर, कॉलेज के अंदर, क्या आपने कभी उन बच्चों के नाम रटे थे? ये सुरेश है, ये अमित है, ये दीपक है, ये मुकेश है, कभी रटे थे उनके नाम? क्या क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं? आपको अपने आप याद हो गए थे। इसका नाम क्या है, 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 इसके पापा क्या काम करते हैं, इसका घर कहाँ पे है? कभी नहीं रटा ना। क्यों? क्योंकि आप गो थ्रू होते रहते हैं उन चीजों से। तो आपको बेसिकली इस एक्ट को पढ़ते टाइम भी क्या करना है, गो थ्रू होते रहना है। इवन एक्ट को ही नहीं, आपकी कोई भी पढ़ाई हो, आप बार बार गो थ्रू होते रहो, बार बार उसका रिवीजन करते रहो, आपको चीजें अपने आप इजी लगने लग जाएगी, अपने आप याद होने लग जाएगी। समझे ये बात? चलो अगला देखते हैं। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित होना, यानी कि कुल मिला के इसमें यह बात कही गई है, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, नगर पालिका परिषद हो या नगर निगम हो, इन तीनों का जो शासन होता है वो उसके चेयरपर्सन में निहित होता है। इसका चेयरपर्सन क्या करता है, इसके अंदर कुल मिलाकर के शासन को पूरा करता है। ठीक है, तो हम लगभग 8 धाराएं आज पढ़ चुके हैं। आप इनका वापस से रिवीजन करना, शॉर्ट में जैसे मैंने आज नोट्स आपको जो स्लाइड पे लिख के दिखाया है वैसा के वैसे ही आप लिखना, 2-2 3-3 बार लिखना, अपने आप चीजें याद होने लग जाएगी, है ना। ज्यादा पैनिक नहीं होना कि यार ये अभी क्लास के अंदर ही हम याद कर लें या फिर हम उसके बाद हाथों हाथ रट्टा मारे इसका याद करें। आप इसको आराम से इनकी चीजों को समझो, धीरे धीरे इनकी चीजों को समझने लग जाओगे, आपको ऑटोमेटिक धाराएं याद होने लग जाएगी। और धाराओं की टेंशन लेनी नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, धाराएं आपको याद करवाने का, रटाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। धाराएं सारी की सारी याद हो जाएगी, ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से सारी हो जाएगी। अब मैं शुरुआत में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तो शुरुआत में अगर ट्रिक को डिस्क्लोज कर दूंगा तो आपको सभी लगे अरे इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, पहले आप उसको याद करने लग जाओगे, मटेरियल आप याद नहीं करोगे। इसलिए मटेरियल को पढ़ते जाओ, आराम से याद करते जाओ। हाँ, बीच में कभी न कभी किसी क्लास के अंदर मैं जो जितनी धाराएं उतनी खत्म कर दूंगा पूरी पूरी, है ना, ताकि क्या है कि ये भी ना रहे कहीं बच्चे जैसे ये अपना बैच पूरा उसे लास्ट में जाके बोले कि सर लास्ट में जाके हम सबसे पहले धाराएं देख लेते हैं कैसे याद करनी है। जो बच्चा पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उसी के ही हम साथ हैं, उसी के हम जो पढ़ाना चाहते हैं, जो डिलीवरी करना चाहते हैं, उसी को मिलेगा वो चीजें। समझ आएगी बातें? चलो भाई, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसके आगे की कुछ धाराएं पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इनको लिखना, 2-2 3-3 बार पढ़ना, लिखना, याद करना, इतने में चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।